हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले वेरी फर्स्ट सेशन ऑफ पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का इंट्रोडक्शन पार्ट, जहाँ पे हम कवर करने वाले हैं इकोलॉजी के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में एंड एनवायरनमेंट के बारे में। शुरू करते हैं ये सेशन एंड आई होप ये सेशन मजेदार रहेगा एंड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की टर्म्स को हम इसमें नोट कर लेंगे। चलो, तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम एक कम्युनिटी है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच इज बायोटिक इंटरैक्टिंग विद इन नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, जो है एबायोटिक कंपोनेंट्स इन अ स्पेसिफिक एरिया। अब जैसे हम पढ़ते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म से इकोसिस्टम के। अब जैसे हुए हमारे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स वो है जो अपना खुद का खाना बनाते हैं। आप इधर देख लीजिए, ये हुई हमारी प्रोड्यूसर कैटेगरी। ये ट्रीज, ठीक है, ये अपना खुद का खाना बना रही है, बट इट्स टेकिंग द हेल्प ऑफ सन, इट्स टेकिंग द हेल्प ऑफ दिस वाटर। तो मतलब क्या एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है? ऐसे ही अकेले से काम नहीं चलता, एक दूसरे से लिंक्ड होके पूरा इकोसिस्टम का काम चलता है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर कैटेगरी हो गई। फिर आई हमारी कंज्यूमर कैटेगरी। अब ये देख रहे हो, डी डी कंज्यूम्स दिस प्लांट। ठीक है, तो ये आ गए हमारे हर्बीवोरस। फिर आता है हमारे कार्निवोरस, जो खाते हैं दूसरे एनिमल्स को। ये हो गया हमारा कार्निवोरस कैटेगरी। देन ओमनिवोरस, जो बोथ प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स भी, वो आते हैं हमारी ओमनिवोरस कैटेगरी में। तो ये तीनों ही हो गए कंज्यूमर्स। ठीक है, फिर आते हैं डिकम्पोजर्स। अब जैसे ये फंगाई हुआ, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसको वो वापस सॉइल में वो रिसाइकल करके न्यूट्रिएंट्स भेज देते हैं। तो ऐसे हमारी इकोसिस्टम की गाड़ी चलती है एक दूसरे से लिंक होके। पर ये बात सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट की हुई, और इधर हमको क्लियरली इसका लिंकेज दिख रहा है। देखो कैसे लिंक हो रहा है। सन मतलब मदद कर रही है ट्री की। ठीक है, डीर इज कंज्यूमिंग ट्री, ऐसे लेके ये पूरा हमारा हुआ इंटरकनेक्टेड। फिर बात करते हैं हम एबायोटिक कंपोनेंट्स की। एबायोटिक कंपोनेंट्स जो है वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है। जैसे हो गया हमारा सनलाइट हुआ, ये वाटर हुई, एयर हुआ, सॉइल हुआ, टेम्परेचर हुई, मिनरल्स हुआ, ये सारे होते हैं हमारे एबायोटिक कंपोनेंट। तो ये इन सिंपल वर्ड्स कह रहे हैं कि जो कंपोनेंट्स इकोसिस्टम के सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं और इंटरडिपेंडेंट होते हैं, और इस वजह से ही हमारा बनता है बैलेंस इकोसिस्टम। बायोटिक कंपोनेंट्स डिपेंड ऑन एबायोटिक कंपोनेंट्स टू सर्वाइव। प्रोड्यूसर्स यूज सनलाइट एंड मिनरल्स टू मेक फूड। कंज्यूमर उसे लेते हैं to obtain energy by eating plants or other animals, and decomposer वापस recycle कर देते हैं soil को to maintain the cycle of life। तो चलो अब हम बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में। सबसे पहले जो आता है वो है हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी। सो पिरामिड ऑफ एनर्जी में क्या कह रहे हैं कि हर लेवल पे जो है एनर्जी सिर्फ 10% आगे जा रही है टू द नेक्स्ट लेवल, टू द सक्सेशन लेवल। अब इधर देख लीजिए, अब जैसे ये प्रोड्यूसर है, अगर इसके पास 100% एनर्जी है तो इधर प्राइमरी कंज्यूमर को सिर्फ उसका 10% एनर्जी मिलेगा, जबकि बाकी 90% विल रिमेन हियर इटसेल्फ। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि हमेशा ये अपराइट होगी, क्योंकि हमेशा सिर्फ 10% ऑफ एनर्जी है जो नेक्स्ट लेवल तक पहुंचेगी, फिर इसका भी 10% ऑफ एनर्जी इस लेवल पे पहुंचेगी। ठीक है, सो इसलिए कह रहे हैं कि एनर्जी डिक्रीज हो रही है हर सक्सेसिव लेवल पे। नेक्स्ट आता है हमारा अपराइट पिरामिड। अपराइट पिरामिड मतलब क्या, कि अब जैसे ये स्टार्टिंग में जो है वो नंबर ज्यादा है, कि ग्रास का नंबर ज्यादा हो गया वैसे, तो बट जैसे सक्सेशन लेवल इंक्रीज हो रहा है तो नंबर्स कम हो रहे हैं। तो फ्रॉम सो मेनी ग्रास इट्स एक्चुअली रिड्यूसिंग द नंबर्स, एंड आगे हमारे जाके कम नंबर्स जब होते हैं उसे कहते हैं अपराइट पिरामिड। इन्वर्टेड पिरामिड में क्या केस है, थोड़ा उल्टा केस है। इधर क्या हो रहा है कि एक ही प्रोड्यूसर इज सपोर्टिंग मेनी कंज्यूमर्स, तो इसे हम कहते हैं इन्वर्टेड पिरामिड। जब हम पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करें तो इधर कॉन्सेप्ट सेम है, बस डिफरेंस इतने में है कि नंबर में और बायोमास में मीनिंग का अंतर है। बाकी जो पिरामिड ऑफ अपराइट एंड इन्वर्टेड है उसका कॉन्सेप्ट सेम है। अब जैसे इधर हम नंबर्स की बात कर रहे हैं ना, अब जैसे फ्यूअर ग्रास, 3 फ्रॉग्स, वैसे अगर हम बात कर रहे हैं इधर हम लोग सीधा वेट की बात कर रहे हैं। अब हो सकता है कि दिस 5 kg या 3 kgs, वैसे मतलब बात हो रही है वेट की। फिर आता है हमारा बयूम। बयूम इज अ नेचुरल एरिया जो
कैरेक्टराइज हुआ है बाय इट्स क्लाइमेट, वेजिटेशन, एनिमल्स। अब जैसे हो गया टंड्रा, टंड्रा मतलब बहुत ही स्नोई रीजन को हम कहते हैं। टाइगा, पाइन फॉरेस्ट, पाइन ट्रीज होते हैं, कोल्ड रीजन होता है। देन डेडिशियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, सावना, मराइन। तो ऐसे जाके सारे अपने वेजिटेशन और क्लाइमेट के हिसाब से जब कैटेगराइज हो रहे उसे हम कहते हैं बायोम। बायोडाइवर्सिटी क्या है? एक वैरायटी या वेरिएबिलिटी है लाइफ की अर्थ में। अब जैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी है, वेरिएशन इन जेनेटिक्स। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, अब जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम या ओशन इकोसिस्टम, वो सब अपने अपने अलग इकोसिस्टम ही हो गए। फिर स्पीशीज डाइवर्सिटी की मतलब अलग अलग स्पीशीज जो साथ में रह रहे। तो बायोडाइवर्सिटी एसेंशियल है एक बैलेंस और सस्टेनेबल लाइफ ऑफ इकोसिस्टम के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट इकोलॉजिकल पिरामिड, जहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि अब जैसे एनर्जी पिरामिड में क्या हो रहा है, विल रिवाइज इट, इट्स ऑलवेज अपराइट, क्योंकि एनर्जी लेवल हमेशा लूज हो रही है हर सक्सेशन लेवल पे पहुंचने में। पिरामिड ऑफ नंबर किसकी बात करता है? इट कैन बी अपराइट या इन्वर्टेड डिपेंडिंग ऑन इकोसिस्टम, पर ये नंबर की बात करता है। सेम पिरामिड ऑफ बायोमास, इट कैन अगेन बी अपराइट एंड इन्वर्टेड, बट ये बात करता है वेट्स की। बायोमास, बायोम क्या है? बायोम इज अ नेचुरल एरिया जो कैरेक्टराइज है अपने क्लाइमेट से, वेजिटेशन से एंड एनिमल से। एंड बायोडाइवर्सिटी किसकी बात करता है? इकोसिस्टम जो अलग स्पीशीज की हो सकती है, अलग जेनेटिक्स की एंड अलग इकोसिस्टम्स की हो सकती है। बायोडाइवर्सिटी मतलब जो वेराइटी या वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ जो हमें अर्थ में दिख रही है, वो होती है हमारी बायोडाइवर्सिटी। तो अब हम बात करते हैं फूड चेन, फूड वेब एंड ट्रॉफिक लेवल्स की। तो इधर हमें दिख रहा है कि फूड चेन में क्या क्या मालूम पड़ रहा है कि ईगल इज फीडिंग ऑन स्नेक, स्नेक फ्रॉग को खाता है, फ्रॉग ग्रास हॉपर को, ग्रास हॉपर ग्रास को, एंड ग्रास एनर्जी लेता है सन से। तो इधर क्या बोल रहे हैं कि फूड चेन शोज अ सीक्वेंस ऑफ हु ईट्स whom in a straight line। तो स्ट्रेट लाइन में आपको सीक्वेंस दिख रही है? यस, दिख रही है। सो दिस इज फूड चेन, ठीक है, जो एक ही डायरेक्शन में आपको पूरा फ्लो पता चल रहा है कि कौन किसको खाता है। दिस इज कॉल्ड फूड चेन। फूड वेब क्या है? फूड वेब शोज मैनी इंटर रिलेटेड फूड, इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स। अब जैसे ऑर्गेनिजम्स है, उनके सिर्फ एक फूड सोर्स है ऐसा होना जरूरी नहीं है। अगर कभी कोई फूड सोर्स डिक्रीज हो गया तो वो स्टिल सर्वाइव कर सकते हैं बाय ऑल्टरनेटिव लिंक्स। तो वो कहीं ना कहीं ऐसे इंटरकनेक्टेड रहता है, ठीक है। सो दिस इज फूड वेब। ट्रॉफिक लेवल्स क्या है? ट्रॉफिक लेवल्स मतलब अभी हर लेवल पे अलग अलग, अब जैसे ऑटोट्रॉफ हो गया, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर। तो ऐसे ही फीडिंग पोजीशन से एक फूड चेन या फूड वेब में, ठीक है। एंड हर मतलब बिलो इधर से ग्रास एनर्जी लेता है ग्रास ऑफ ग्रास से, एंड इट्स पास्ड ऑन फ्रॉग। तो ऐसे हर फीडिंग पोजीशन को ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। एनर्जी पिरामिड के बारे में तो हमने ऑलरेडी कवर कर ही लिया है। सो ये जो आप देख रहे हो ये है हमारे एक्वेटिक लाइफ के ट्रॉपिक लेवल्स। अब जैसे इधर आपको दिख रहा है ओलिग्राफिक, ठीक है, ये न्यूट्रिएंट बहुत पुअर न्यूट्रिएंट है इसका, सो वेरी लो न्यूट्रिएंट एंड लो प्रोडक्टिविटी। अब इधर की फीचर्स पढ़ते हैं हम, जैसे वाटर क्लियर है, हाई डिजॉल्व ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स लो है, एंड बायोमास एंड बायो प्रोडक्टिविटी लो है, ठीक है। फिर आता है हमारा मेसोट्रॉफिक, जहां पे न्यूट्रिएंट्स थोड़े मॉडरेट है, मॉडरेट न्यूट्रिएंट्स कंटेंट एंड मॉडरेट प्रोडक्टिविटी। तो इधर दोनों लो लो पे जा रहा है, इधर मॉडरेट है। तो फिर मॉडरेट क्लियर वाटर, मॉडरेट डिजॉल्व ऑक्सीजन, मॉडरेट न्यूट्रिएंट्स एंड मॉडरेट बायोमास एंड प्रोडक्टिविटी। फिर आता है हमारा यूट्रोफिक, जो है न्यूट्रिएंट रिच, हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट एंड हाई प्रोडक्टिविटी। तो इधर ग्रीनिश वाटर रहता है, हाई डिजॉल्व ऑक्सीजन, हाई न्यूट्रिएंट्स एंड हाई बायोमास एंड प्रोडक्टिविटी। फिर आता है हमारा हाइपरट्रोफिक, जिसका न्यूट्रिएंट्स एक्सेस है, वेरी हाई न्यूट्रिएंट, वेरी हाई प्रोडक्टिविटी, जैसे बहुत और भी ज्यादा ग्रीन टर्बिड वाटर है, लो डिजॉल्व ऑक्सीजन, वेरी हाई न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सेसिव बायोमास लाइक algal blooms, जो हम कहते हैं वो इधर देखने मिलता है। डाइजोट्रोफिक, ह्यूमिक न्यूट्रिएंट पूरे, तो लो न्यूट्रिएंट्स, हाई ऑर्गेनिक मैटर एंड लो प्रोडक्टिविटी। तो इधर दिस आर द की फीचर्स, ठीक है। तो एक बार ओवरव्यू देख लो, इधर न्यूट्रिएंट एंड प्रोडक्टिविटी दोनों लो है, इधर मॉडरेट है मेसोट्रॉफिक में, यूट्रोट्रोफिक में हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट, हाई प्रोडक्टिविटी, हाइपरट्रोफिक में वेरी हाई न्यूट्रिएंट, वेरी हाई प्रोडक्टिविटी, एंड डाइसोट्रोफिक में क्या हो रहा है, वापस पहले की तरह न्यूट्रिएंट्स लो हो रहे हैं, पर ऑर्गेनिक मैटर
हाई है एंड अगेन प्रोडक्टिविटी भी लो है. सो दिस इज ऑल अबाउट aquatic trophic levels. ठीक है. अब हम बात करते हैं फोर स्पीयर्स ऑफ अर्थ की. तो अर्थ के फोर स्पीयर्स है, ये हम स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं. राइट, इट्स अ वेरी इजी कंसेप्ट. लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. तो लिथोस्फीयर में क्या लिखे हैं? अ सॉलिड rocky outer part of earth including the crust and upper mantle. This is lithosphere. Hydrosphere क्या हुआ? All the water bodies on earth, चाहे कोई भी फॉर्म में, oceans, river, lake, ground water, आइस, वाटर वेपर, ये सारे आते हैं हमारे हाइड्रोस्फीयर में. लिथोस्फीयर में क्या याद रखना है? अपर क्रस्ट एंड मैंटल. बायोस्फीयर क्या हुई? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ एंड नेचुरल एनवायरनमेंट वेयर दे लिव. फिर आता है हमारा एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में क्या हुई? वो लेयर ऑफ गैसेस जो अर्थ को सराउंड करती है एंड प्रोटेक्ट करती है लाइफ को, क्लाइमेट को रेगुलेट करती है, वो आती है हमारे एटमॉस्फेयर में. तो अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ्स वाटर. तो इधर हम क्या देख रहे हैं? इधर देख रहे हैं कि 96.5% जो वाटर का है वो ओशंस को बिलोंग करता है. उसमें से 2.5% जो है फ्रेश वाटर है. ये 2.5% जो फ्रेश वाटर है उसका 68.6% ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स में ट्रैप्ड है एंड 30% ग्राउंड वाटर को बिलोंग करता है. अगेन इसमें जो सरफेस वाटर या जो फ्रेश वाटर है 1.3%, उसका अगेन क्या है? 73.1% तो स्नो है एंड 20.1% क्या है? लेक्स है. तो ये हम ऐसे ऊपर ऊपर से देख लेंगे एंड इफ एनी क्वेश्चन इज आस्क्ड तो रिवर्स वे में इसको हम थोड़ा पढ़ लेंगे. ठीक है. तो अब हम बात करते हैं लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर. सबसे पहले आता है हमारा ट्रोपोस्फियर. ये वो लेयर है या वेदर लेयर है जहाँ पे ह्यूमंस एंड एनिमल्स लिव करते हैं. तो इधर का जो ओजोन है वो बैड ओजोन माना जाता है. फिर आता है हमारा स्ट्रेटोस्फियर. दिस कंटेन्स द ओजोन लेयर दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम यूवी रेज. तो ये इधर का अगर हमें पूछे इज इट अ गुड ओजोन? यस, इधर का ओजोन लेयर गुड ओजोन माना जाता है. फिर आता है हमारा मीसोस्फियर. मीटियोर्स बर्न अप इन दिस लेयर्स. तो ये जो है ना, ये कोल्डेस्ट हमारे एरिया है और अगर ये मीटियोर्स जब आते हैं वो इधर आके बर्न हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि ये कोल्डेस्ट एरिया है. तो ये अर्थ में जाने से पहले इधर हमको ये प्रोटेक्ट कर लेता है. ठीक है. फिर थर्मोस्फियर. टेम्परेचर इंक्रीजेस विद हाइट. ठीक है. तो टेम्परेचर ऐसे हाइट के साथ टेम्परेचर भी इधर इंक्रीज हो जाता है. एंड जो एक्सोस्फियर है ये आउटर मोस्ट लेयर है. सैटेलाइट्स जो है वो इधर ऑर्बिट करती है. So this is all about the atmosphere, which is divided into 5 main layers based on the temperature changes and altitude. So now let's read about ecotone. तो ecotone क्या होता है? ये नया वर्ड है हमारे लिए. So ecotone is a transition zone between two ecosystems. It has characteristics of both and supports unique species. तो अब देख लीजिए, इधर ये फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है एंड इधर वेटलैंड का इकोसिस्टम है एंड ये जो बीच में जो हो रहा है ट्रांजिशन, इसे हम कहते हैं इकोटोन. तो इसमें हम पहला पढ़ने वाले हैं एज इफेक्ट. एज इफेक्ट क्या हुआ? एज इफेक्ट मतलब चेंज इन द कंडीशंस दैट अकर एट द बाउंड्री ऑफ टू सिस्टम्स. इसे एज इफेक्ट कहते हैं. अब जैसे ये फॉरेस्ट एरिया हो गया, ये थोड़ा ग्रासलैंड एरिया हो गया, तो इधर जो चेंज हमें दिख रहा है, दीज एडजस्ट have different species interactions, temperature, light and humidity compared to the interior. इसे हम कहते हैं edge effect and as the name says, it's very easy to understand it. ठीक है. The edge effect name itself reflects the meaning. फिर आता है हमारा habitat loss. तो जो natural habitats है वो जो human है ना, अपने मतलब के लिए डिस्ट्रॉय कर देता है, उसे हम कह रहे हैं हैबिटेट लॉस. सो इससे क्या हो रही है? स्पीशीज लूज हो रही है, इकोसिस्टम डिस्ट्रप्ट हो रहा है एंड ये इंक्रीज ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है. ठीक है. ये अच्छी बात नहीं है. फिर आता है हमारा फ्रैगमेंटेशन. जो लार्ज हैबिटेट्स है ना, उसको ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रोकन किया जा रहा है, स्मॉलर आइसोलेटेड पार्ट्स. तो इसका भी कॉन्सिक्वेंस है कि बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस होती है, रिसोर्सेज जो है स्पीशीज के लिए लिमिट हो जाते हैं एंड हायर रिस्क है एक्सटिंक्शन का. फिर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स. अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वो रीजन है जहाँ पे एंडेमिक स्पीशीज है जो थ्रेटन है बाय हैबिटेट लॉस. मतलब ये कह रहे हैं कि ये एंडेमिक हो रहे, ठीक है, ये खतरे में है और इसे बचाया जाना चाहिए.
So this is all about the ecotone. तो अब तक जो हम पढ़ रहे थे, राइट, सो इट वाज ऑल अबाउट इकोसिस्टम। अब हम पढ़ते हैं इकोलॉजी और उसके टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड विद द एनवायरनमेंट। अब देख लो, जैसे ऑर्टिकोलॉजी। ऑर्टिकोलॉजी क्या है? ऑर्टिकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ सिंगल ऑर्गेनिज्म और स्पीशीज एंड इट्स रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट। अब देख लीजिए, ये एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, टाइगर। इसका एनवायरनमेंट के साथ क्या रिश्ता है, क्या रिलेशनशिप है, इसे हम कहते हैं, इस टाइप की स्टडी को ऑर्टिकोलॉजी। फिर आता है हमारा साइनिकोलॉजी, स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो इधर देख लीजिए, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, तो ये एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उस स्टडी को हम साइनिकोलॉजी बोलते हैं। फिर है हैबिटेट इकोलॉजी, जिसे हम कहते हैं हॉर्टिकोलॉजी। तो habitat ecology is the study of environment or place where organisms live. जैसे फिश हुए, फ्रॉग हुई, एक्वेटिक प्लांट्स हुआ, तो ये जो प्लेस के बारे में जो हम स्टडी करेंगे उसे हॉर्टिकोलॉजी बोलेंगे। स्टडिंग अपॉन हैबिटेट एंड ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन इट, ठीक है। तो ये है हमारे इकोलॉजी एंड इट्स टाइप्स। इकोलॉजिकल सक्सेशन, तो इधर क्या बात हो रही है कि सबसे पहले ये कह रहे हैं प्राइमरी सक्सेशन के बारे में। तो इधर ये कह रहे हैं कि ये बिगिंस इन अ लाइफलेस या बैरन एरिया। इधर क्या हो रहा है, ये बे रॉक है जिसमें सॉइल नहीं है, लाइफ नहीं है, तो ये होके पूरा ऐसा ट्रांजिशन होके एक स्टेबल मैच्योर कम्युनिटी फॉर्म होती है। ये लिचन है, मॉसेस है, ये स्टार्ट होते ग्रो होना, ये ब्रेक डाउन करते हैं रॉक को, तो ऐसे ऐसे सॉइल फॉर्म होती है, ग्रास आते हैं, यंग ट्रीज आते हैं। सो दिस इज ऑल द प्रोसेस जो प्राइमरीली होता है, ठीक है। इन सेकेंडरी सक्सेशन क्या है? फायर, फ्लड, लॉगिंग, ये रिमूव करती है एग्जिस्टिंग कम्युनिटी को, डिस्टर्बेंस क्रिएट करके। फिर वापस ग्रासेस, वीड्स, ये सब बहुत क्विकली ग्रो होते हैं, श्रब्स, यंग ट्रीज एस्टैब्लिश होते हैं एंड मैच्योर कम्युनिटी फॉर्म होती है। This is secondary succession. So this begins in a lifeless area and this begins where soil is already present but after a disturbance. Levels देखे जाए तो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म मतलब एक सिंगल लिविंग जिसमें सारे लाइफ प्रोसेसेस है, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, एक्सक्रीशन, सारे जो प्रोसेस है लाइफ के। एग्जाम्पल ये डेट। And species क्या है? Group of similar organism that can interbreed and produce fertile offspring. मतलब अब जैसे group of deer, ठीक है, ये हुए अपने similar species के organism, ठीक है। तो now we have come to the very last concept, environment. तो basically इसको मेरे को first slide में डालना चाहिए था, but क्योंकि ecosystem and ecology थोड़े ज्यादा important concepts थे और इसका बस हमें meaning जानना है, तो मैंने इसको last में डाल दिया as other points to note, ठीक है। तो points to note में आप ये पढ़ लीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड एनवायरमेंटल पॉसिबिलिज्म। तो एनवायरमेंट क्या है? एनवायरमेंट डिराइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड एनवायरमेंट, एनवायरमेंट जिसका मतलब है टू सराउंड और टू एनसर्कल। दिस concept emerged in late 19th century. In 1986, environment was widely defined as a sum of total external conditions affecting life and development of organism. तो जो एनवायरमेंट है वो डिराइव्ड है फ्रेंच वर्ड एनवायरमेंट, जिसका मतलब है सराउंड करना या एनसर्कल करना। कब? 1986 में एनवायरमेंट एज अ टर्म वाज डिफाइंड। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म मतलब क्या? थ्योरी दैट द फिजिकल एनवायरमेंट, जैसे क्लाइमेट हुआ, लैंडफॉर्म हुआ, रिसोर्सेज हुए, डिटरमाइन करते एक्शन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमंस हैव नो कंट्रोल और लिटिल कंट्रोल ओवर नेचर। सो इधर आइडिया ये है कि नेचर ह्यूमन को कंट्रोल कर रहा है एंड पीपल आर शेप्ड बाय द एनवायरनमेंट। अब जैसे एग्जांपल देख लो, ये कितना कोल्ड रीजन है, पीपल लिविंग इन अ कोल्ड रीजन। सो इन्होंने क्या पहनी है? थिक क्लॉथिंग, शेल्टर, हैबिटेट्स जो कोल्ड को सूट हो, क्योंकि एनवायरनमेंट उनको फोर्स करने के लिए कर रहा है। तो एनवायरनमेंट क्या कर रहा है? डिटरमाइन कर रहा है इधर लाइफस्टाइल। देन वी हैव पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म क्या है? थ्योरी की एनवायरनमेंट ऑफर करती है पॉसिबिलिटी, ह्यूमन के पास है एबिलिटी चॉइसेस करना, अडेप्ट करना सराउंडिंग्स को, टेक्नोलॉजी से, कल्चर से या अपने इंटेलिजेंस से। तो नेचर अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रही है, पीपल चूज करते हैं एंड अडेप्ट करते हैं उसको अपने क्रिएटिव वे में। अब देखो, ये भी कोल्ड रीजन ही है,
पर लोग ऐसे अच्छे घर बना रहे, इंसुलेशन, हीटिंग सिस्टम, ताकि के ग्रो हाउसेस, ग्रीन हाउसेस, तो ये सब इसलिए कर रहे कि मॉडिफाई कर सकते हैं एनवायरनमेंट को अपने नीड्स के प्रकार. ठीक है. Thank you, everyone. So this is all about introduction to environment. I hope you all enjoyed this session. You can also see the next video where MDGs and SDGs are explained. So that's it for today. See you all until the next session. Thank you. Have a good day.